नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आज इस खास खबर को शुरुआत करने के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम सभी के दिलों में, जो यहां जो मेरे साथ गेस्ट हैं और खासतौर पे जो स्थितियां बनी हुई देश में, वो काफी स्तब्ध करने वाली हैं। सभी तरफ एक तरह का माहौल, इस तरह का माहौल बन चुका है कि देशवासी सोच रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की घटना घट गई है। जो शहीद हुए हैं, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिजनों के मन में गुस्सा है, इस बात को लेकर गुस्सा है कि वो जो उनके लाल शहीद हुए हैं उनका जवाब दें पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को जवाब दें जिन्होंने उनके जो जाबाज जवान थे उनके साथ ये घिनौना कृत्य किया है। इस तरह की स्थितियां पहली बार नहीं बनी है, कई बार शुरू से ही पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादी कश्मीर में हमारे जवानों को निशाना बनाते रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये स्थितियां किस कदर बिगड़ी हैं और क्या इनका निवारण हो सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही जाती रही है। मेरे साथ इस चर्चा में मैं आपको सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनसे मैं रूबरू कराना चाहूंगा। बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस से सुशील आसोपा साहब हैं, मेरे साथ राजेंद्र सिंह खाचरियावास साहब हैं, रिटायर्ड आरपीएस हैं, मेरे साथ रुचि भार्गव जी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मेरे साथ सुनीता जी हैं जो कि शहीद लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज, जिन्होंने एक जिस बहादुरी के साथ जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी, उनकी बहन है वो। मेरे साथ यहां एक युवा है प्रियांशु, और कुछ मेहमान और मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो जो शहीद अमित भारद्वाज, जो करगिल की जो लड़ाई थी उसमें शहीद हुए, उनकी बहन सुनीता जी मेरे साथ हैं। उनसे मेरा सवाल है, जिस तरह से मैम ये जो घटना हुई है, जिस तरह से 44 जो 42 हमारे जो सैनिक हैं, जाबाज हैं सीआरपीएफ के, उनको निशाना बनाया गया, इस तरह की घटना लगातार रुक नहीं पा रही। और आज आपने वो स्थितियां झेली हैं, आपने वो दुख भी झेला है, आज वो आप समझ सकती हैं। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मेरा यही कहना है कि ये जो वार इनके बार बार हो रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, या हम किसी एक हादसा होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम उस चीज के लिए वो क्यों नहीं कर रहे कि हम पहले ही इन चीजों के आगे पहले एक्शन लें। आए दिन अगर हम बीच के अंदर ये काम करते हैं ताकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके कि हम सजग है, हम चुप नहीं है, हम तैयार हैं कि हम इसके लिए लड़ सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि फौज के अंदर जो 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए, वो आप उस हालत ये सोचिए कि वो घर वाले उनको कैसे टुकड़ों में इन बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और पाकिस्तान का तो ये चीज रहा है कि शुरू से ही उसने घात किया है, पीठ पे हमेशा वार किया है, सामने आके लड़ने की हिम्मत शुरू से उसकी नहीं रही है। जी, लेकिन जिस तरह से आपने जब करगिल का जो युद्ध हुआ, उस दौरान भी हमारे जो अफसर थे, सेना के जो जवान थे, वो शहीद होते रहे। उसके बाद भी ऐसी कभी स्थितियां नहीं आई हैं, लगातार हमले होते रहे हैं, लगातार आतंकवादी अपने तरीके से अलग अलग तरीके आप एक जिस तरह आपने कहा, एक शहीद, आप एक बहन है शहीद, आपके भाई शहीद हुए उसमें करगिल वॉर में, एक गवर्नमेंट को क्या आप कहना चाहेंगी लगातार, क्योंकि ये बहुत मन में ठेस रह जाती है। ये हमारी खुफिया एजेंसीज का भी दोष है और साथ में उन लोगों का भी दोष है जो खुफिया एजेंसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि खुफिया एजेंसी मालूम नहीं करती हैं। अभी जो मैं न्यूज देख रही थी उसमें ये चीज था, खुफिया एजेंसी ने दिसंबर में भी बताया और फरवरी की स्टार्टिंग में भी बताया कि ये चीज एक्सपेक्टेड है, लेकिन उस चीज को इन्होंने इतना लाइटली लिया। सेम चीज जो कि कारगिल के टाइम पे भी हुआ था कि पहले उनको सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये चीज एक नॉर्मल होगा। लेकिन जो कारगिल युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर ये चीज हम नहीं ध्यान देंगे, अगर फौज की अगर हम बात नहीं सुनेंगे या हमारे जो वहां पे खुफिया एजेंसी उनकी बात नहीं सुनेंगे, सरकार को लगता है, मुझे तो ये चीज की इनके पॉलिटिकल एजेंडा इन लोगों ने बना रखा है और इस चीज से वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी, कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। मेरे साथ यहाँ पूर्व कमांडो प्रहलाद सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रहलाद सिंह जी, जिस तरह की जो स्थितियां बनी, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बना दिया, इस सबके सामने है कि किस तरह का घिनौना कृत्य, किस तरह की ये छुपके वार करते हैं लोग, जिस तरह से लगातार इंटेलिजेंस को लेकर काफी सवालात किए जा रहे हैं कि जो इलाका था, जिस तरह से पुलवामा का जो इलाका था, जो रोड है वो सेफ जोन मानी जाती थी, इंटेलिजेंस फेलियर,
कि अगर ये कहीं चूक हुई है तो एक चूक की वजह से हम इतने जवानों को खो दिया हमने? इसके अंदर 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि जैसे मैडम ने बोला कि इंटेलिजेंस का जो आउटपुट आता है या इनपुट आता है उसको मानते नहीं है जी, और उसके ऊपर सीरियसली नहीं लेते। दूसरा, वहां का जो लोकल है ना, लोकल सपोर्ट इतना ज्यादा है वहां पे कि वो चीज को बाहर ही नहीं आने देते, महसूस नहीं होने देते कि मिलिटेंट्स से क्या। नहीं तो पहले, आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले कानबाई जब आती थी, जब भी आर्मी मूव करती थी तो रोड ओपनिंग होती थी। रोड ओपनिंग होती थी तो 500 मीटर जो भी कट से रोड आती थी उसको 500 मीटर दूर करके बैरिकेड लगा देते थे वहां पे, और वहां पे एक पोस्ट होता था। उस पोस्ट के ऊपर पूरी एक टीम बैठी रहती थी कि कहीं से कोई गाड़ी आए आईडी से भरी हुई तो वो कानबाई में नहीं घुस जाए, तो उसको वही मार देते थे। तो उसको वो जो एक बंदा आया उसने रोका कि मेरे रास्ते को क्यों रोक दिया, मैं हाईवे से जा रहा हूं। उसने जो एक बैरिकेड तोड़ा, 2 तोड़ा, तीसरे को जब तोड़ा, 3 बना के रखते तो तीसरे को जब तोड़ा तो उन्होंने उसके ऊपर फायर कर दिया, वो खत्म हो गया। इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ, आज वो जेल में बैठा है। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। रही बात ये, तो इन उग्रवादी ये क्या है कि लास्ट स्टेज है इनकी। अब लास्ट स्टेज में ये इंडिविजुअल तो लड़ नहीं सकते आमने सामने, अब वो खुद तो मरना है, वो आईडी ब्लास्ट लगा करके। और लेकिन पहले जी प्रहलाद सिंह जी, लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर 350 किलो RDX कैसे एकदम से तो पहुंचा नहीं होगा, कहीं ना कहीं लगातार वो इस चीज को भांपते रहे कि इस तरह, और ये इन्फॉर्मेशन देना, ये इन्फॉर्मेशन अंदर से जाती है, जो अपने लोग, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं कश्मीर में, वही लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और 2500 जवानों का काफिला, तो क्या इतना बड़ा काफिला आमतौर पर निकलता है? नहीं, काफिला तो इससे भी ज्यादा निकलता। ये तो सीआरपी का था, BSF का भी साथ होता है, आर्मी का भी निकलता है। आर्मी की कानबाई पहले निकल गई थी वहां से, आर्मी की कानबाई को कम टारगेट करते हैं जी। तो वो क्या है कि सीआरपी उसको किया कि वो थोड़े उसमें रहते हैं ना, उनमें मिले जुले जी, और आर्मी रहती है बॉर्डर पे तो वो बख्शते नहीं है, जैसे हो गया तो उनको पता चलता। तो लोकल जो उनके सपोर्टर हैं जी, वो ही पूरी की पूरी सूचनाएं देते हैं, वो ही सामान मुहैया कराते हैं, वो ही आईडी करते हैं, वो ही गाड़ी देते हैं, और वो ही उनको रास्ता, ट्रैक, लोकेशन और कानबाई का मूवमेंट पूरा की पूरी जानकारी वो देते हैं जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरह से जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना जो स्थितियां बनी है कश्मीर में, आप सब जानते हैं कि पत्थरबाजी जो होती है वो वहां के लोकल लड़के जो जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जो इनको पढ़ना लिखना चाहिए, वो वहां सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। राजेंद्र सिंह खाचरियावास जी, आप चूंकि एक फोर्स से जुड़े हुए आदमी हैं, जिस तरह की स्थितियां यहां बन रही हैं कश्मीर में, अब प्रधानमंत्री ने जरूर कहा, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, कि इस बात का जवाब दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा कि जिन्होंने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 42 जवान, ये एक तरह से हमारे दिल पर चोट कर दी गई है। ये बात छलनी कर दिया हमारे दिल को। ये बात सही है कि एक IED के धमाके में हमारे 42 जाबाज शूरवीर शहीद हो गए, और आप ये देखिए कि अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राजनीति हो रही है, और हमारे देश में ये परंपरागत विषय रहा है कि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपनी लाभ के उसमें बिंदु ढूंढते हैं और इस पे राजनीति करते रहते हैं। तो सवाल अब जो सबसे बड़ा है वो देश का, देश सबसे पहले। अगर ये सत्ताएं आएगी चली जाएगी, सत्ता में रहोगे नहीं रहोगे, पद है आज है कल नहीं रहेंगे, परंतु देश का रहना बहुत जरूरी है, देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, सर्वोपरि है देश की रक्षा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर राजनीति से ऊपर उठकर अगर राजनेताओं ने अपना व्यवहार रखा तो पूरा देश एक है। इस समय आप ये देखिए कि स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है, लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है, धैर्य की सीमा पार कर गई है, अब बिल्कुल आर और पार की लड़ाई मांगती है देश की धरती। और अब ये आज का नहीं है, हम पिछला इतिहास देखते हैं तो हमारे को 300 साल मुगलों ने ठोका है, 250 साल हमारे को अंग्रेजों ने ठोका है, 100 साल हमारे को कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशजों ने, आपके मोहम्मद गोरी के, मोहम्मद गजनवी के वंशजों ने ठोका है। आप ये देखिए हम हमेशा ठुकते ही रहे हैं, हमने कभी आक्रमण की नहीं सोची है, हम हमेशा रक्षात्मक रहे हैं, हमेशा हम केवल हम जो रक्षात्मक तरीके की सोच के इतने सहिष्णु हो गए हैं, इतने मानवीय हो गए कि हम डरपोक हो गए हैं। इसको अगर सीधे रूप में कहें तो हम डरपोक हो गए। हमने कभी आक्रमण नहीं किया, किसी देश पे आक्रमण नहीं किया हमने, हमारे ऊपर लोग आक्रमण करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। ये रिएक्शन आक्रमण के बाद की है। आज जो मीटिंगें हो रही है, आज जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, आज से 5 साल पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, चाहे वो जयपुर में हुई हो, चाहे सीरियल बम ब्लास्ट के रूप में बंबई में हो,
किसी के भी शासन में हो, वो की वही एक ड्रिल है। वो ड्रिल क्या है? घटना होती है, बयान आते हैं, उसके बाद मीटिंग होती है, बैठक होती है और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। कोई ठोस कभी भी कार्रवाई नहीं होती। अब हमारे को हमारी सेना का, हमारे अर्धसैनिक बलों का, पुलिस का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और वो मनोबल टूट चुका है पूरी तरह से। बिल्कुल। तो और उस टूटे हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब केवल इस तरह के बयानबाजी से काम नहीं चलने वाली है, बिल्कुल। कोई ठोस कार्रवाई करके देनी पड़ेगी, जब जाके हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का सैनिक, हिंदुस्तान का अर्धसैनिक, हिंदुस्तान का पुलिस वाला अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। ये जब ही होगा जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो मजबूत होगा और कुछ करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी, ये बात बहुत जरूरी है कि राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक जो एक नेतृत्व है वो इस बात को समझ सके कि हमें, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही, उन्होंने पीएम मोदी ने, कि हम खुली छूट दे रखी है सैनिकों को। कितनी छूट है ये पहले पता है कि किस स्तर की छूट थी, क्या जिस तरह के प्रहलाद सिंह जी ने कहा वो उदाहरण छूट के नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जो अरुण जेटली हैं, उन्होंने जो बयान दिए, जिसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को संबोधन में अपने, वो सुनते हैं हम लोग। हवा में आतंकियों ने जो हमला किया है उससे हर भारतीय आक्रोश में है। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। They have to pay a heavy price, a heavy cost for it. और अब उसके बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी देश को, जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि ये मुद्दा राजनीति तो नहीं की जा सकती। इस पे उन्होंने जो बात कही, आइए सुनते कि देखिए राहुल जो गांधी साहब है उन्होंने क्या कहा और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ। The Congress Party stands full support of our Jawans and their families. Our sympathies are with those who have lost their near ones, and we will do all that is necessary is to keep this nation united in support of anti-terrorism. तो राजनीति करने का यह मुद्दा नहीं है और निश्चित तौर पर जब जिस तरह के बयानात सामने आए हैं, उन बयानातों को सुनने के बाद ये लग रहा है कि देश इसमें पूरा एक साथ है, देश बदला चाहता है, देश कार्रवाई चाहता है। मेरे साथ रुचि भार्गव जी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। रुचि जी, मैं एक पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं आपकी, एक आम नागरिक होने के नाते, कि किस तरह की भावनाएं अब उबल रही हैं देश के नागरिकों में। ये भावनाएं अभी नहीं, बल्कि मैं तो बचपन से ये देखती सुनती आ रही हूं कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पर्यायवाची रहे और भारत पर लगातार तरह तरह से हमला करते रहे, या जो भी भारत के अगेंस्ट आतंकवादी काम करते हैं उनको वो सहारा देते रहे। कल जब रात को ये घटना हुई तो मेरे दिमाग में दिनकर की वो कविता घूम रही थी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल समाए। जब तक आप जहर दिखाएंगे नहीं, तब तक मानव अधिकारों के नाम पर उनके साथ शांति बरतना, बातचीत करना, मोस्ट फेवर्ड नेशन कहना पाकिस्तान को
बिल्कुल समझ के बाहर की बात है। आपको उनको बताना होगा कि हम में जहर भी है, फिर भी हम आपको क्षमा करेंगे जी। आम जनता तक, पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और मैं कल शाम से मैं जितने भी लोगों से मिली हूं, जितनी भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सब में इतना गुस्सा है कि हम बात कर रहे हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए, हम आगे जा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम सब तरह से, और हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि तुम हमारे साथ ये सब करोगे। जी। 40 पीपल फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस जो प्रेशर्स हैं बहुत, वो उनकी इस तरह से मृत्यु होना और उस दृश्य को देखना और उसको सहन करना, मतलब जो उनके परिजन हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ही है। आम जनता की आंखों में भी कल से आंसू ही है। तो हमें इस बात को, हमारी सरकारों को इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आप दर्द लाइए वो जो एक माँ के, एक पत्नी के, बच्चों के दिलों में है, जिनके घर के लोग चले गए और इस बुरी तरह से चले गए, आपके देश की सेवा करते हुए चले गए। तो इसका बदला लेना तो बहुत जरूरी है। उनको ये बताना जरूरी है कि हम में हर तरह की ताकत है और हम आपको बताएंगे, और जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं वो भी उतने ही इक्वली इस गुनाह में भागीदार है, उनको भी सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग लगातार आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनको इस देश में जिस तरह की जो हिंसा फैला रहे हैं उसमें मदद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी लोग देश के खिलाफत जो कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं और आतंकवादियों को निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। मेरे साथ यहाँ युवा हैं, प्रियांशु हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, एक युवा होने के नाते जब आप सैनिकों को देख रहे हैं, अपने सैनिकों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से, किस कदर, किस बर्बरता पूर्वक ये ब्लास्ट किया गया और हमारे जो जवान शहीद हो गए, कितना एक गुस्सा आपके मन में है इसके? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं रहा जम्मू में, स्टार्टिंग से जम्मू में रहा, तो ये नहीं कि सिर्फ आज पता लगा है, पहले के टाइम भी जब मैं छोटा था तो हर रोज सुनने का आता है। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान हर बार सिर्फ ट्रूप्स अपने कार्रवाई पे ही करते हैं, कभी टूरिस्ट पे नहीं हुआ। ये एक बताता है कि पाकिस्तान ही अपने आर्म्ड फोर्सेस पे कर रहा है। और रही बात स्टूडेंट्स, युवा जो भी आज हैं, उनके मन में इतना, पहली बात तो डिमोरलाइज है सब, दूसरी बात आर्म फोर्स भी डिमोरलाइज है, गुस्सा तो है ही, बट उनमें ये भी है कि आज हम सेफ हैं या नहीं। अगर आज आप कहीं बाहर निकलते हैं JNK से, जैसे मैं भी JNK से बाहर आता हूँ, तो पहला क्वेश्चन ये रहता है किसी का, नहीं हम नहीं जा रहे कहीं, ये नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमेशा एक चीज का बदला नहीं लिया जा सकता। अगर हमने उड़ी का बदला लिया और आज इसका भी बदला लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां थम जाए, वहां पे भी अपन उसको ये बताना पड़ेगा कि वहां नहीं रुक रहे। अगर आगे से क्या, उसी वक्त अपन को भी एक करना पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके लिए भी जनहित के जरिए भी, और देश के लिए भी। राजनीति हर जगह नहीं आ सकती, ये आपको भी पता है। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, जो उनको लोकल सपोर्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत दिक्कत लाता है, देखा जाए एज कम्पेरेटिव टू अगर किसी और कंट्री के लिए लेके आए तो। और रही बात कि उनको कौन सपोर्ट दे रहा है, ये सब जानते हैं कौन सपोर्ट दे रहा है, फिर भी अपनी गवर्नमेंट क्या बोले, अगर छूट दे भी दे तो छूट देने का मतलब ही नहीं, जो दिक्कतें आती है उनको कम की जाती है नहीं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मैं, खेमराज जी मेरे साथ हैं, बीजेपी से हैं खेमराज जी। मैं इसको राजनीति का माध्यम तो नहीं बनाना चाहता कि ना ये राजनीति का विषय है, लेकिन अब आपकी सरकार से अपेक्षा की जाएगी कि वो इसका माकूल जवाब दे, एक ऐसा जवाब दे कि जो पाकिस्तान है, वहां बैठे आतंकवादी हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो समझ जाएं कि किस देश के साथ जो शांति चाहता है, हिंसा चाहता है, उसके साथ टक्कर ले रहे हैं, वो उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये सबसे पहले तो हमारे देश के जो 42 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आज जो देश की 135 करोड़ की आबादी है, वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है, और वो ये आशा के साथ देख रही है कि हमारा मजबूत नेतृत्व का प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। निश्चित तौर पर कल जब ये घटना हुई, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सुबह सुरक्षा की दृष्टि से उनकी जो कमेटी है उसकी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री सीतारमन जी और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, सेना के प्रमुख लोग वहां शामिल हुए। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अब किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भय का माहौल नहीं रहेगा। और सुबह हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी ने बयान दिया कि भारत इस
आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार हमने उरी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, हमने दिखा दिया कि उरी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उन शहीदों को हमने नमन करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो हमने जवाब दिया, निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही समय में भारत, चाहे वो कोई भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा है, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन में पाकिस्तान शामिल था, उसकी सूची से बाहर कर दिया है। यह भी देश के प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा फैसला है। और निश्चित तौर पर यह कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल का इससे कोई विडंबना होगी। मैं मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा। देश की सुरक्षा के विषय पे सभी राजनीतिक दल एक है। कल हमारे अभी राजनाथ सिंह जी वहां गए हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी कल आते ही सबसे पहला काम वो यही करेंगे, सभी राजनीतिक दलों की बैठक लेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा, इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को यह बता दिया जाएगा कि भारत मित्रवत व्यवहार तो रखता है, लेकिन मित्रता के साथ भारत कमजोर नहीं है, भारत उसका जवाब देगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उसी तरफ देश के जो लोग हैं आशा की निगाह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से जवाब देगी। सुशील जी, मुद्दा राजनीतिक कतई नहीं है। कांग्रेस ने भी जो अपनी जिस तरह से राहुल गांधी साहब आए, उन्होंने बात कही, वो भी एक निश्चित तौर पर सारा देश एक साथ खड़ा है। मैं एक देश के शहरी होने के नाते, नागरिक होने के नाते, और एक आप चूंकि एक दूसरी बड़ी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पर। हमारी प्रतिक्रिया जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो बिल्कुल उसी लाइन पर है। राजेंद्र सिंह जी ने शक जाहिर किया कि राजनीति हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। भाजपा के साथी ने भी जिस तरह से अपना जोश दिखाया, बड़ी अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने बड़ी स्पष्ट लाइन कही है, मनमोहन सिंह जी के साथ स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी पर्पज के लिए। पूरा राष्ट्र एक है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा राष्ट्र उन सैनिकों के, सेना के साथ है और सरकार के साथ है। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसके साथ है। इंटरनली सरकार कल क्या ऑल पार्टी मीटिंग में बात कहती है, किस सीमा तक कहती है, क्या उसकी मर्यादा रेखा होती है। निश्चित रूप से गवर्नेंस में बहुत सारी बातें गोपनीय होती है, उससे हमारा भी सरोकार नहीं है। हमें अपनी सरकार पर और सेना पर भरोसा रखना चाहिए, पहली बात। उसके इतर आप, मैं उससे और आगे बढ़ता हूं, जो बार बार यहाँ राजनीति की बात आप भी शक जाहिर कर रहे हैं, आप बिल्कुल शक जाहिर न करें। पूरे देश का किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने, हो सकता है सोशल मीडिया में तो दोनों तरफ से बड़ी हल्की हल्की बातें कई लोग कर रहे हैं, उस पर भी मैं कमेंट्स कर रहा हूं, पूरे दिल से सुनिए। देखिए, आपने टोका नहीं किसी को भी, मेरी बात सुनिए, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। आप लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उन लोग सब लोगों को कह रहा हूं, अपनी अपनी पार्टी के, मैं देख रहा हूं कि मैं इसी में 5 साल से काम कर रहा हूं कि पार्टियों के लोग अलग अलग तरीके के उसमें कर रहे हैं, हल्के हल्के भी कर रहे हैं। चाहे भाजपा क्यों, भाजपा के साथी बैठे तो अपनी पार्टी में भी इसको कंट्रोल करें। कांग्रेस के लोग हैं तो मैं तो दिन भर से कमेंट्स कर रहा हूं कि स्टॉप दिस, नंबर 1। कल प्रियंका गांधी जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां बुलाई हुई थी अपने 4-5 दिन के पॉलिटिकल एजेंडा पे, लेकिन उन्होंने, मतलब मीडिया वालों को नहीं मालूम था कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को केवल 2 मिनट की कंडोलेंस मीटिंग में कन्वर्ट करने वाली है। दिस इज आवर मिशन, ये हमारा नीति है, हमारी सोच है, क्योंकि आतंकवाद को हमने भी झेला है, हमने अपने बड़े बड़े नेता खोए हैं इस देश ने शुरू से आज तक। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान को लेकर के है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का रवैया भारत को रखना है, उस बारे में भारत में एक सर्वसम्मति की बात को लेकर के जो राजनीति होती रही है, वो मुझे लगता है कि समाप्त होने की जरूरत है। सत्ताएं प्राप्त करने के लिए हम उस पाकिस्तान, जैसे एक बात कहते हैं रक्षा को लेकर हम एक हैं, तो सबके समझ में आ गया ना कि पाकिस्तान शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, तो फिर पाकिस्तान की नीति में भी हमारी यूनानिमिटी आ जानी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, विदेश नीति में हमारी सोच सही है ना कि हमारा देश का हित जिसमें है वो हम करेंगे, चाहे चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, हम कहीं मतभेद नजर नहीं आते हैं। तो पाकिस्तान के प्रति भी रवैये को लेकर के राजनीति बंद होनी चाहिए। इस देश के सभी पार्टियों को, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो अपना अपना आत्मावलोकन करें कि वो किस प्रकार के आरोप कब कब लगाते हैं, उनसे बचना चाहिए। और फ्यूचर में
फ्रॉम डे वन, आज ही तय कर लें सारी पार्टियां, कल आल पार्टी मीटिंग उसमें तय हो जाए और लीड ले, जो सब अपने आप को सबसे मजबूत मानते हैं वो लीड ले कि आज चलिए भाई मैं हूं इस देश का सबसे मजबूत व्यक्ति और अपन सब इकट्ठे हैं। आज के बाद पाकिस्तान को लेकर के जब हमले पे सब हम एक होते हैं तो पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, उसकी क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उस पर हम सब कोई बयान चुनावी सभाओं में नहीं देंगे, ये तय हो जाए। बहुत अच्छी बात जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान को लेके एक भारत को कड़ा जो अपना रवैया है वो अख्तियार करना होगा। बहुत सारे हमने उनके साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट से ही केवल ये चीज नहीं हो पाएगी कि वो हम पर अटैक करना बंद कर देगा। हमें उसके साथ वो रवैया अपनाना पड़ेगा कि वो एक अलग थलग देश हो जाए जिसके साथ कोई भी देश अपने संबंध नहीं रखना चाहे। वैसे ऐसा हो भी रहा है, पाकिस्तान धीरे धीरे अलग थलग पड़ भी रहा है। वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करी है, हमारे जवानों को आईईडी ब्लास्ट के जरिए उन्होंने शहीद किया, जिस तरह की जो पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है उसको लेकर देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। देश के लोग लगातार अब ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा कि भारत जो कि एक शांति प्रिय देश है, अगर आप उस पर लगातार इस तरह वार करेंगे तो वो चुप नहीं बैठेगा। ऐसा पहले हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने बताया भी, और जितने भी जो वॉर हुए आमने सामने की जो लड़ाइयां हुई हैं उनमें भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। आइए देखते हैं कि जो भारत में जो जिस तरह की जो इस घटना के बाद जो आक्रोश फैला है, लोग जो चाहते हैं उनकी बात सुनते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की निंदा करते हैं। अगर हिम्मत है, जवान तो हमारे शेर हैं, अगर हमारे छोटे से बच्चे का मुकाबला वो डटकर आमने सामने नहीं कर सकते। भारत बार एसोसिएशन भारत सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो हत्याएं की गई हैं, जो निशंस हत्याएं की गई हैं, इनका बदला ले। आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष जवानों की आत्मा शांति के लिए पुष्कर आज में तर्पण किया है। भगवान ब्रह्मा जी उनकी आत्मा को शांति देवे, इसीलिए पुष्कर आज में हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी भर्त्सना करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी आतंकवादी कायराना हरकत का कड़े से कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, न छोड़ा जाए। पूरी जनता, चित्तौड़ का युवा वर्ग कड़ी निंदा आलोचना करता है। हम महामहिम राष्ट्रपति से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से मांग करते हैं कि इसकी जवाबी कठोर सैन्य कार्रवाई की जाए। तो देश के लोगों में गुस्सा है, पीड़ा है इस बात की कि उनके जो चहेते जवान हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनको जिस निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने, जो कायर आतंकवादी हैं, उन्होंने मारा, छुपकर घात लगाकर, उसको लेकर गुस्सा है। और देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर शख्स चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरे साथ सुनीता जी हैं जो करगिल में शहीद लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज थे, उनकी बहन है। ये जब बार बार बात आती है कि ये देश में जो लोग हैं उनकी मांग होती है, जब करगिल में जो शहीद हुए तब भी लगता था कि एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल निंदा ही नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पे भी निंदा ना हो, केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, उसकी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिसका बेटा खोता है, जो अपना भाई खोती है, जो पिता अपना बेटा खोता है, उसको एहसास होता है, वो समझ रहा होता है कि उसके साथ क्या गुजर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना जुडिशरी सिस्टम को बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है जी। कि मसूद अजहर ये आप 5 साल जेल के अंदर है, उनको दामाद की तरह जेल में रखा गया। अगर इनको जब इनका ये हो चुका था कि इन्होंने ही इन धमाकों में और इसमें इनका वो हाथ था, तो हमने क्यों नहीं उसी टाइम उनको फांसी दे दी? क्यों हमने कंधार केस में इनको फिर बाद में रिलीव किया? उसके बाद में आज भी अगर ये दिल्ली में ये देखते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं, ये सारे हिमायती आज कहाँ गए? जो ये कहते थे अजहर के लिए बोलते थे, मेनन के लिए, याकूब के लिए बोलते थे, वो आज उनके स्टेटमेंट्स तो कहीं नहीं आ रहे हैं। तो जिन लोगों का हम लोगों को ये चीज लगता है कि ये हमारे देश के हित में नहीं है, देश की अस्मिता के लिए खतरा है,
उन सब लोगों को हमें पहले ही शुरू से ही उनको स्टॉप कर देना चाहिए। हमें उनको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहिए। जब वो ये लोग बढ़ते हैं तो उनकी जड़ों को काटना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें हमें शुरू से ही बच्चों में भी इनकल करनी चाहिए। सेकेंड है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ठीक है आपने गुनाह किया है तो इनकी सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो इनको भी मिलता है आराम से कि हाँ ठीक है, भारत में तो यह है कि किसी चीज की सजा जल्दी नहीं मिलती है, तो वो उस चीज को और आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं और उस चीज को आगे ये आतंकवाद जो है ये फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी। इस मुद्दे पर अगर किसी आतंकवादी को पकड़ा गया है, उसको लंबे समय तक जिस तरह से वो जो मेहमान बन के रहते हैं या लंबे समय तक चलते रहता है उनका जो ट्रायल प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। प्रहलाद सिंह जी, जैसे आपने जब एक बात जो कही थी, जब आपने कहा था कि कश्मीर में जो स्थिति बनी, आज जब वो उस गाड़ी को नहीं रोका गया या वो गाड़ी उस एरिया में कैसे आई, क्योंकि इसके पहले की एक घटना का आपने जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूं कश्मीर की जब आप लोकल जो सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट बहुत मजबूत है, जैसा प्रियांश ने भी कहा, क्या ये लोकल सपोर्ट को खत्म करने के लिए सेना को क्या काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का। उनके जो आका है हुर्रियत वाले, ये आका इतने ज्यादा आगे तक फैले हुए। सबसे पहले इनकी जो सिक्योरिटी है उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, खुद सिक्योरिटी फोर्सेज का जवान, उसका बॉडीगार्ड और उसी को मारेगा। क्योंकि सेना भी है, सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी भी एक स्टेमिना होती है कि कहां तक सहन करे कि हम उसी सांप को दूध पिलाएं जो हमारे को काटे, उसी की रक्षा करें जो हमारे को मार रहा है। तो उनकी हटाना चाहिए, हुर्रियत को अंदर डालना चाहिए, उनको शिफ्ट आउट करवा दो। और जितने भी पत्थरबाज हैं लोकल, उनकी वो जो अपनी जैसे आर्मी की सिक्योरिटी होती है वैसे उनकी भी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को ध्वस्त किया जाए जिससे कि उनको पूरा का पूरा आर्मी के मूवमेंट का इनपुट नहीं मिले और वो वहीं के वहीं अंदर रह जाए। लेकिन देखिए अक्सर ये देखने में आता है कि जो पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजों अब उन पर अगर सेना गोली चलाती है तो यहाँ हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठने लगती है कि इस तरह से तो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो जो एक मोरल डाउन भी तो होता है ना सेना का इस तरह से। आप तो सेना में रहे हैं, आपने उस चीज देखी है, सेना को फील होता इस तरह का लगता है कि हमारे देश के लोग हम इस तरह की बात करेंगे। बिल्कुल मानवाधिकार का होता है, लेकिन आज 42 जवान मर गए, कहां गए वो मानवाधिकार वाले? बुलाओ उनको, एक को बोले एक का स्टेटमेंट दिवा दो, एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। देशद्रोही ताकतें इकट्ठी होती हैं, जवानों के प्रति कोई नहीं बोलता। जवान मरते हैं, बॉर्डर पे मरे चाहे अंदर मरे, जवान मरता, कोई नेता नहीं मरता, कोई ये नहीं मरते हैं, सब राजनीति करते हैं। तो ऐसे कौन से आप रास्ते देख रहे हैं कि जिससे कि पाकिस्तान केवल देखिए अटैक करना तो एक जरिया है ही, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रोक के या जिनके साथ उसके साथ संबंधों को खत्म करके भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है। वाली बात होती है, फौज में तो डर के आगे भूत भागे। जब तक फौज का डर नहीं होगा वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेज का उनमें दहशत नहीं होगी, जब तक वो ऐसे आएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत बड़ा मिलता है पॉलिटिक्स तौर पे, राजनीतिक तौर पे। और जब वहां सरकार थी पीडीपी की, तो इस मुक्ति क्या नाम है वो, महबूबा मुफ्ती ने, उसने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। मैं कह रहा हूं ना, वो जवान आज भी पड़ा हुआ है जिसने कि उसको तोड़ा था, आज उसी का ये परिणाम है। अगर वो होता, वो बैरियर नहीं टूटते, और आज उसको गाड़ी को आने से पहले 500 मीटर पहले वहीं खत्म कर देते। बिल्कुल खेमचंद जी, इस बात का एक बहुत देखिए ये एक तरह का दर्द है कि जब अब जो वहां पर जो अलगाववादी नेता हैं, जब उनको आप देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए आप, वो किस तरह से घूमते हैं वहां पर, जैसे कि वो उनको पता है सब चीजें कि वो किस तरह अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको अब वो जब वो आते हैं तो उनका मेहमान की तरह स्वागत किया जाता है। ये नहीं सह सकता देश। अब ये पॉलिटिकल पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने एक नीति बनाने की बात कही, उस नीति में ये चीज भी शामिल होती है कि अलगाववादियों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर अभी जो कमांडो साहब ने कहा है बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा कि जब किसी फौज के अफसर के द्वारा गोली चला दी जाती है तो उसको मानवाधिकार के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। आज देश की राजनीति में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने आज ही अपना बयान दिया है कि निश्चित तौर पर ऐसे, चाहे वो आतंकी संगठन हो चाहे कोई देश हो, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान को आपने एक बात कही थी कि केवल क्या सेना के मार्फत ही हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, सेना के मार्फत तो हमें करना ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके मार्फत हम पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं। उसी का परिणाम है आज
माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उनकी कमेटी ने फैसला लिया और पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर किया, जिसका मेरी बात सुनिए, जिसके मार्फत फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। सिंधु नदी का जल रोकने की बात की जाती है, उसके साथ पूरे तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने की बात की जाती है। जो दूसरे जो देश हैं अमेरिका, रूस, तो दूसरे यूएन में उसको अलग थलग करने की बात की जाती है। 22 साल तो आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने में लगा दिया। हमने क्या जरूरत थी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की, जब पाकिस्तान ने हमको आज तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस कार्य में पॉलिटिकल मजबूरियां, देखिए आपने जो कहा कि इस कार्य को करने में 22 साल लगे, मैं किसी राजनीतिक दल पे आक्षेप नहीं कर रहा, जिसकी भी सरकार रही उन्होंने यदि इतना समय लगाया, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे लिया, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। और मैंने पहले भी कहा है कि देश की सुरक्षा के विषय पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं और ना देश की जनता चाहती है। इसलिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी कुछ समय में ही आपको परिणाम दिखेंगे। निश्चित तौर पर देश के जो जवान शहीद हुए उनका बदला लिया जाएगा। आर्थिक रूप से पाकिस्तान को कमजोर करके, सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान को कमजोर करके, हर दृष्टि से अब देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान पर पूरी नजरें उनकी गड़ी हुई है। कल सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक लेने के बाद निश्चित तौर पर बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सुशील अशोका जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें बदलती रहती हैं, तंत्र बदल जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ आपने एक नीति बनाने की बात कही कि भैया देखिए सब एक जगह हो जाइए, एक नीति पर फोकस कर लीजिए कि हमें क्या संबंध रखने हैं, बार बार मतभेद नहीं होने चाहिए इस पे, उसमें अलगाववादियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, वहां बैठे जो लोग हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे नेता हो, किस तरह का उनका व्यवहार रहा है, वो किस तरह की बातचीत करते हैं। देखिए, अब आपकी चर्चा, क्योंकि अब प्रश्न आपके और ये बीजेपी के साथी के जो जवाब और जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, उनमें अगेन मैं बात बड़ी सीमित शब्दों में बोला था कि राजनीति का कहीं न कहीं उसमें एंगल आता है। मैं फिर भी आज उससे बचूंगा, नहीं बोलूंगा, जब समय आएगा तो बोलूंगा। और ये वादा आज कर रहा हूं मैं कि लोकसभा चुनाव तक मैं कभी भी अपनी डिबेट में, अपने सोशल मीडिया पे, अपने रिटर्न कमेंट्स में पाकिस्तान नीति और भारत के हितों को लेकर के भाजपा पे उस रूप में प्रहार नहीं करूंगा जिससे कि सेना का मनोबल गिरे। पहली बात, ये मैं अपना निजी वादा करता हूं। आपके कमेंट्स में भी राजनीति थी, आपके प्रश्नों में भी राजनीति थी, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अरुण जेटली जी ने आज सीसीएस की बैठक, सर सुनिए एक मिनट बात, आप प्रश्न इसी तरह से पूछ रहे हैं। मुझे अभी तो सैनिकों के जो मुझे एक चीज बताइए, सैनिकों के शत विक्षत अपन बहस नहीं कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। बहन जी सुनिए, मैं भी देश हित की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, टोकिए मत, मेरे बात बोलिएगा। अभी तो सैनिकों के शत विक्षत शव जो कैसे पहचान की होगी, उनके घर भी नहीं पहुंचे हैं। पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव मैंने भी सुनी और लोगों ने भी सुनी होगी। अरुण जेटली जी ने जो भारत सरकार की नीति में उन्होंने कहा कि सारी बातें मैं यहां बता नहीं सकता, नॉर्मली हम सीसीएस की बात बाहर करते नहीं है, परंतु चूंकि देश उद्वेलित है, देश के मन में तड़प है, इसलिए हम सीमित बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, तो इन्होंने भी कही है कि बहुत सारे तरीकों से हम एक देश को घेर सकते हैं। उसमें से एक तरीका MFN किया, बहुत अच्छा किया, लेट किया, 22 साल किया, उसमें विवाद नहीं, सभी पार्टियों की सरकारें रही है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात यह कही कि 1986 में भारत सरकार की पहल पर यूएनओ में एक प्रस्ताव पेंडिंग है 86 से 32 साल से कि इंटरनेशनल टेररिज्म को डिफाइन किया जाए, और वो डिफाइन अगर हो जाता है जिस रूप में हम चाहते हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का प्रस्ताव था, और वो एक कई नेशंस ने मिलके वो यूएनओ में रखा, तब से पेंडिंग है वो, और वो वीटो हो जाता है बहुत बार चाइना के द्वारा अक्सर। उसकी डेफिनेशन अगर वो डिफाइन होती है जैसी हमने सबमिट की है, तो निश्चित रूप से अनेक देशों की सहायता पाकिस्तान को अपने आप ही बंद हो जाएगी। अब वो उसके बाद पाकिस्तान नीति हमारी कैसी रहेगी, ये अपन में से उसको समझने के लिए कोई सक्षम नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, जब आपने बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरह की जो नीति है वो पाकिस्तान को लेकर एक प्रॉपर नीति बनानी पड़ेगी, और उसके साथ संबंध की जहां तक बात है, ये सबको दिख रहा है
कि ऐसे देश के साथ संबंध रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है जो हमारा पड़ोसी तो है। ताजा भी आया है, पाकिस्तान में जो हमारा हाई कमिश्नर है उसको भारत सरकार ने वापस बुला लिया है। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है कि भारत सरकार भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध ना रखे, बल्कि उसे सेना के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे। मेरे साथ यहाँ समाजसेवी सूरज सोनी भी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से देखिए एक आम भारतीय के दिल में बड़ी इस वक्त गुस्सा है, एक लगातार अपने देश के जो जवान हैं जब वो शहीद होते हैं तो एक गुस्सा पनपता है, एक आग पनपती है कि भाई इस जो आतंकवादी हैं, जो देश आतंक को परोस रहा है, हमारे यहां आतंकवादी भेजता है, उसको जवाब दिया जाए। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी। आज पूरे 125 करोड़ भारतीयों के अंदर एक गुस्सा भी है और पूरा देश एक स्वर के अंदर हमारे जो सैनिक शहीद हुए, जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और सबके मन बहुत उज्ज्वलित है। और मैं तो बताना चाहूंगा कि कुछ नाम है, राठौड़ नितिन शिवाजी है, मोहनलाल है, संजीव सिन्हा है, अमरीश कुमार है, अवधेश कुमार यादव है, जयप्रकाश है, तो ये वो तमाम लोग हैं सुधांशु जी जो जब भर्ती होने गए थे, अगर 1-2 इंच भी उनकी लंबाई कम होती तो शायद वो भर्ती नहीं होते, लेकिन आज उनके शरीर के इंचों में टुकड़े आ रहे हैं। तो हमारे पूरे देश के लिए आज ये बहुत बड़ा जो है एक दुख का और गुस्से का विषय है और गुस्सा हमारा लाजिमी है, क्योंकि बार बार लगातार मानव अधिकारों के जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं और हमारी विदेश नीति भी इतनी कमजोर रही है आज तक। उसका परिणाम है कि पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश है और उसमें बैठे हुए आतंकियों के जो सरकार उनके आका है उनके इशारे पे लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आने का तो सबसे बड़ा कारण मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं 20 साल से कश्मीर से भी जुड़ा हुआ हूं और लगभग हर साल वहां जाता हूं और मैंने वहां देखा है कि आज कश्मीर का जो ऊपर का जो हिस्सा है, श्रीनगर से ऊपर आप जाइए, गांधरबल जिला है, वहां पे मिनीगांव है, वहां पे सोनमर्ग है, वहां पे कारगिल है, तो वो तमाम क्षेत्र के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जिनमें से होकर के वहां पे 200-200 फीट के तो पेड़ है, वहां पे पूरा जंगल है, वहां पे आप 1-1 इंच पे सैनिक खड़ा करेंगे तो भी मैं समझता हूं कि वहां पे जो एलसी है उसकी निगरानी संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वहां के जो देशद्रोह करते हैं और आतंकियों को ला करके पनाह देते हैं वहां पे और आतंकियों का जो रास्ता है वो अंदर आने का बनाते हैं, उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैंने देखा सोशल मीडिया के अंदर आज जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उनमें से मैंने 40 लोगों को चिन्हित किया है जो कश्मीर में या अन्य दिल्ली पे सेवा में काम कर रहे हैं, भारतीय सर्विसेज में काम कर रहे हैं, और वो लोग जो है आतंकियों के समर्थन में कमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे भी तमाम लोग, और वो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा सुधांशु जी, लेकिन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि जिन पार्टियों के नेता आज जो कमेंट्स दे रहे हैं, बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लोगों की लाशों पे, हमारे जो अपने शहीद है उनकी लाशों पे राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं केवल बात होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उन पार्टी के अध्यक्षों से मैं निवेदन कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, और देश को भी चाहिए कि तमाम ऐसे लोग, तमाम पत्थरबाज, तमाम मानवाधिकार के समर्थक, उनको भी जवाब देना चाहिए। आप देखिए जो लोग शहीद हुए आज 20 सालों के अंदर हजारों की संख्या पहुंचती है साहब, सबके घरों के अंदर परिवार होता है, उन परिवारों के मानवाधिकार नहीं होते क्या? उनके लिए कोई आगे नहीं आता है। और बहन जी ने बहुत बढ़िया बात की, मैं भी ये बात दोहराता हूं कि वे जो आतंकी है हमारी जेलों में बैठे हैं, उनको जेलों में रखने की बजाय त्वरित उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी है तो लटकाइए फांसी पे, और दोषी नहीं तो छोड़ो उनको, लेकिन उनके लिए आज फिरौती के रूप में उनको छोड़ा जाए और वही आतंक का बम लेकर के, बारूद लेकर के देश में घुस जाए। हमारे वे सैनिक जिनकी आज विधवाएं, उनकी सिंदूर जो है वो अभी तक सूखी भी नहीं थी, गोद भी अभी तक नहीं सूखी थी, वे क्या क्या सोचेंगे, क्या जवाब देंगे हम उनको? तो ये वे तमाम इश्यू है जिन पे हमको सोचना पड़ेगा, पूरे देश को सोचना पड़ेगा। ये जो गुस्सा है ये 2 दिन 3 दिन पे नहीं रहना चाहिए, जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो और जब तक इसका रोकथाम नहीं हो, रास्ता नहीं निकले, तो मैं समझता हूं कि सबको चुप नहीं बैठना चाहिए और पूरा देश ये कह भी रहा है। राजेंद्र सिंह जी, देखिए जब ये जो घटना हुई उस घटना के बाद एक चाहे वो मीडिया में हो, चाहे इस तरह के सवालात भी हैं कि देखिए एक कहीं ना कहीं जो सुरक्षा जो एजेंसियां थी उनको इस बात की खबर थी, उन्होंने इनपुट भी दिया। इनपुट देने के बाद ही जब ये काफिला निकला, कॉन्वे निकला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चूक रह गई, कहीं ना कुछ को गंभीरता से तो लिया होगा निश्चित तौर पर, लेकिन एक ऐसी चूक जो इतने बड़े हादसे का सबब बन गई। बात आप सही कह रहे हैं कि जब इसका इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट था इनके पास में, तो उसके हिसाब से इसमें सावधानियां बरती जानी चाहिए थी। पर क्या होता है कि अब ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, जम्मू कश्मीर बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, और वहां पे जब आप सोचो 2500
सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं तो कितनी गाड़ियां हैं, उनमें किस तरह से ये घटनाएं, तो क्या है कि इनको इतनी बारीकी में जाके रोकना तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। ऐसा होना चाहिए पर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इनपुट आप देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी आता है और हमारे त्योहार होते हैं उन पे भी आता रहता है आईबी का, पर उसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं भाई ठीक है इस तरह की एडवाइजरी आ गई, इस तरह की घटनाएं हो सकती है, पर उनको रोक पाना 100 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पे संभव नहीं हो पाता। और उसको एक अपन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से अगर अपन उसको देखें ना तो संभव नहीं है। बजाय अब इसको जो भी हमारी जो फोर्सेज हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अभी क्या हो रहा है कि आपकी सेना का जो शहीदों का जो पैकेज है वो हमारे अर्धसैनिक बलों को और जो वहाँ के लोकल पुलिस है जम्मू कश्मीर की पुलिस को उसको नहीं है, वो होना चाहिए। दरअसल में क्या है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी ये लोग वहां पे बिल्कुल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस पूरे महासंग्राम के अंदर पूरी अपनी आहुति दे रहे हैं। सीआरपीएफ पर कई बार हमले भी हुए हैं और वो पूरी तरह से सेना के साथ खड़े हैं और वो बिल्कुल सेना के तरह से ही वहां पे युद्ध कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से युद्ध के शहीद मानने चाहिए। और जो शहीदों के पैकेज जो आपके इनको दिए जाते हैं सेना के लोगों को, वो उनको भी देने चाहिए ताकि उनके जो परिवार है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिनकी वास्तव में आगे जाके आर्थिक स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, रहने की, शादी विवाह की और उनके जीवन के निर्वाह की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। सरकार को इस बारे में आगे आना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। अभी जो दे रहे हैं 30 लाख 50 लाख रुपए आज के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में, आप ये देखिए इनसे क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखिए अपना जीव को बच्चे अपना कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ये अब इस देश को सोचने की बात है। हम श्रद्धांजलियां भी दे रहे हैं, हम दुख भी प्रकट कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी दुख प्रकट कर रहे हैं, पर सरकार के पास में बहुत रिसोर्सेज है। सीएसआर के अंदर अरबों रुपया है, हम उन सीएसआर के फंड का पैसा हम इनको दे सकते हैं। ये जो भी शहीद हुए सीआरपीएफ के सैनिक, उनको क्यों नहीं हम 10-10 करोड़ रुपए दे दें? कितने का 440 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ का बजट हमारा रक्षा का। अगर हम उनमें से 440 करोड़ रुपए इनको दे दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पर एक आत्मबल मजबूत होगा, मनोबल मजबूत होगा। उनके बच्चे भी ये देखेंगे कि आज हमारे पिता चले गए, आज हमारे भाई चले गए, हमारे बेटे चले गए, तो कम से कम उनको एक दुख तकलीफ नहीं हो। उनके एक हम भी खाली बातों से तो कुछ होने वाला है नहीं, बातों से ही हम कर करके रह जाते हैं, हम ये ठोक देंगे, हम मार देंगे, हम कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको पहला स्टेज हमारे जो उनका जो सैनिक लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, उनके परिवारों के भरण पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है। अब आजकल 10 करोड़ रुपए अगर मिल जाते हैं तो उनके बच्चों की शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन कितनी महंगी है, मेडिकल फैसिलिटी कितनी महंगी है, मकान कितना महंगा है, खर्चा कितना है, उन सब चीजों को दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। पेंशन मिलती है उनको 10,000 20,000 रुपए मिलती है, वो 10-20 हजार रुपए। हम इस चीज का इंतजार क्यों करें कि कोई शहीद होगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा? हम उस चीज के लिए वो शहीद ही ना हो, इसके लिए हम पहले क्यों नहीं वो काम करते हैं? ये देखो हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो हो गए बेचारे, अब उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए। वो नहीं है, ये तो सरकार सोच ही रही है, ये सरकार ही सोच रही है। ये सरकार जो सोच रही है वो सोचने का विषय उनका है कि वो उसको कैसे रोके, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, ये राजनीतिक है। नहीं, ये मुझे ये बताइए सरकार कब से सोच रही है? मानवाधिकार आयोग में 19 साल से कैप्टन सौरभ कालिया के पिताजी लड़ रहे हैं, जिसकी सर्च पार्टी में कैप्टन अमित भारद्वाज थे। वो आज तक ना तो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी में किसी पे आक्षेप नहीं लगा रही, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया जो कि सौरभ कालिया के फादर, कैप्टन सौरभ कालिया के फादर उस चीज के लड़ रहे हैं कि भाई मुझे ये तो बताओ मेरे बेटे का कब हुआ था। आज तक मानवाधिकार आयोग ये चीज नहीं बता पा रहा है। देखो वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर मानवाधिकार आयोग में क्या तथ्य हैं, मानवाधिकार आयोग को उसको बताना चाहिए। निश्चित रूप से वो बातें सही है। और हमारे को 3 फ्रंट है अभी, हमारे को ये जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें 3 फ्रंट है। एक पॉलिटिकल फ्रंट है, राजनीतिक नेतृत्व को इस पे निर्णय लेने की आवश्यकता है, सेना और अर्धसैनिक बलों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, और तीसरा देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। ये जो एक विषय ऐसा है जिसमें आतंकवादी है उनका जो इसके जो घटनाएं होती है इसके पीछे का मूल उद्देश्य होता है कि वो देश के जो भी आंतरिक शांति और व्यवस्था है उसको व्यवस्थित कर दे, उसको भंग कर दे। तो ये जो दृष्टिकोण है इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमारे को बड़े सोच के समझ कर हमारे को अपने बयान देने चाहिए।
हमारे को सोच के समझ कर हमारे देश के अंदर की जो राजनीतिक पार्टियां उनको अपना व्यवहार प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देश परे और हमारी राजनीति पे, बिल्कुल राजेंद्र, वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरे लेवल पे हमारे को जो भी हमारे सैनिक लोग जो शहीद हुए उनके परिवारों के बारे में हमको बिल्कुल उनका ध्यान रखना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए सरकार को। कोई बड़ी बात नहीं है 10 करोड़ रुपए। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो आदमी अपने आज की तारीख में कोई भी आदमी अगर एक बोतल खून का देने के लिए जाते, मैं पुलिस की नौकरी में रहा हूं या जयपुर में खूब देखा है मैंने, या सवाई मान सिंह अस्पताल में जब एक बेटे के किसी के माँ के और बाप के अगर कोई खून चढ़ाने की बात आती है तो 3-3 बेटे होते हैं, 4-4 बेटे होते हैं, वो कहता बड़ा देगा छोटा देगा, वो अपने पूरा जीवन दे रहे हैं। आप ये देखिए देश के लिए आज हम जिनके पीछे सुरक्षित है, आज हम ये सब साधन भोग रहे हैं, किनके पीछे भोग रहे हैं? ये उन लोगों के पीछे भोग रहे हैं। हमारे को उनके प्रति इतना विश्वास प्रकट करना चाहिए। जब हम आज एक खिलाड़ी हैं, क्या है वो क्रिकेट के खिलाड़ी, उनको 1.5, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप ये देखिए उनको 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं एक मैच खेलने के, और ये पूरी जिंदगी खेल के आ रहे हैं, उनको हम 10-10 करोड़ रुपए देने में पीछे हट रहे हैं। क्यों नहीं उनको 10-10 करोड़ रुपए बननी चाहिए? उनके मन में इतना विश्वास हो, उनके मन में इतना आत्मविश्वास बढ़े। मैं आपको रखूंगा रुचि भार्गव जी। एक देखिए जो बात राजेंद्र सिंह जी ने कही, ऐसी ही भावना इस देश के लोगों के मन में है कि भाई देख, जो हमारे देश के सैनिक हैं, जवान हैं, जो शहादत दे रहे हैं अपनी, उनके परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं तो ये सरकार सभी को एहसास कराना होगा। आपको क्या लगता है? मैं एक चीज बोल दूं, मैं एक बात आपको इसमें कहना चाह रहा हूँ, हम इनकी जो शहीद हुए हैं ना, ये लोग इनकी भावनाएं कोई पैसों से नहीं तोलना चाह रहे हैं। हम वो तो बहुत बड़ा कुर्बानी है उनकी, बहुत बड़ा, उनके आगे तो और पूरा देश की धन संपदा है उन्होंने त्याग दी है उन्होंने। ये तो हम हमारा फर्ज बता रहे हैं कि हमारा दायित्व है, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा है, उनके परिवारों ने भी नहीं कहा है, उनके परिवारों ने भी मांग नहीं की है। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम सोचें, ऐसा राजनीतिक दल सोचे, आम आदमी सोचे, बड़ी बड़ी कंपनियां सोचे, CSR इनकी एजुकेशन के आप जिम्मेदारियां ले लो। बिल्कुल सुधांशु जी, एक बात में जो अभी खचरियावास साहब ने भी कही कि ये वो ऋण है जिसको चुकाया ही नहीं जा सकता और तोला भी नहीं जा सकता, पर ये आज जो स्थिति खड़ी हुई है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हम कल से इस बात पर भी बहस एक चल रही है कि मानव अधिकार के नाम पर जो हम सफेद कबूतर उड़ाते हैं या नोबेल पीस प्राइज के लिए हमारे यहाँ से नाम जाने चाहिए, और देयर आर सो मेनी सो कॉल्ड सोशल वर्कर जो इस काम को करने के लिए झंडा लेकर खड़ा होने के लिए तैयार हैं, और वो हमारी सुरक्षा एजेंसीज को सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे, और उसी का नतीजा है कि आज जो आप बता रहे थे कि वो जेल में है, या वो कर्नल गोगोई ने जो शहीद सौरभ कालिया उनके फादर को अपनी जीप के आगे बांधा, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल तक का वो हो गया। तो ये आज ये समय है आम जनता के लिए ये सोचने का कि ये जो सो कॉल्ड फ्लैग बेयरर्स हैं, जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि आप पीस चाहिए, अरे क्या पीस चाहिए? आज जब 40 लोगों को यूं उड़ा दिया उन्होंने, ये दिस इज पीस? और इस सब के बदौलत कश्मीर के लोग क्या, जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं कि उनके लिए पीस चाहिए, वो क्या पीसफुल है? उनके घरों में क्या चल रहा है? उनकी रोजी रोटी का क्या चल रहा है? कितना पैसा नकली नोट वहां से पाकिस्तान से आ रहा है, उसके बलबूते पर वो कितने दिन सरवाइव करेंगे? और अभी मैं आज ही जब टेलीविजन पर कोई टेलीविजन चैनल सुना रहा था कि मसूद अजहर का भाई एक भाषण दे रहा है और वो कह रहा है कि मोदी उनको सुविधाएं देकर भड़का रहा है। अरे जो इतने दिनों में, पिछले दिनों में कुछ कश्मीर के लोग सिविल सर्विसेज में आए, उन्होंने मेडल्स जीते, वो पढ़ाई लिखाई के लिए आगे जा रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटीज में, जयपुर की यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कश्मीर के लोग पढ़ रहे हैं। तो मानवाधिकार के लोग ये सब बातें क्यों नहीं करते हैं? ये मानवाधिकार के फेवर में ये सब हो रहा है। कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया, धारा 370 को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये क्या मानवाधिकार के इशू नहीं है कि आप कश्मीर की एक लड़की अपने ही घर में जमीन नहीं खरीद सकती है? ये मानवाधिकार के इश्यूज नहीं है? तो ये अब इस वक्त जरूरत है कि ये जो मानवाधिकार की ये जो सो कॉल्ड डेफिनेशंस है, इनको बदला जाए, और जो असल में जो भयभीन प्रीत न होए गुसाई, अगर आपको प्रीत और प्रेम का माहौल डेवलप करना है तो आपको पहले भयभीत भी करना होगा उन सब लोगों को जो राक्षस रूपी काम कर रहे हैं, जो राक्षसों की भूमिकाओं में है। उनको ये बताना पड़ेगा कि आप राक्षस हो,
आपके साथ प्रेम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रुचि जी, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से जो कश्मीर की जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान और जो वहां कश्मीर के जो लोग हैं, जिस तरह से अलगाववाद वहां पनपा हुआ है, ये बहुत नॉर्मल बात है वहां पर। जैसे प्रहलाद सिंह जी भी कह रहे थे, अभी जो सुनीता जी ने भी कहा कि जब पाकिस्तान वहां जब किसी तरह से जब उनपे गोलियां अगर हम चलाएं तो वहां मानवाधिकार की बात आ जाती है। अगर सेना डिप्लॉय कर दें तो वहां के अलगाववादी नेता चिल्लाने लगते हैं कि भाई यहां शहर में या कश्मीर में सेना का क्या काम है, इसको तो बॉर्डर पे भेजिए। और कई बार ऐसी स्थितियों में हम बॉर्डर पे भेज भी देते हैं, क्योंकि उनको वहां फ्री हैंड चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि सेना उनके आसपास हो और ताकि वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। प्रियांशु, जिस तरह के चूंकि आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, आपने वहां आप रहे भी हैं कुछ समय तक, वहां आपके फादर जैसे पोस्टेड हैं, किस तरह की स्थिति आपको लगता है कि वहां पे लोगों का माइंडसेट ही चेंज हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से? मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेन चीज सिर्फ अटैक करने से नहीं होगा जी। बहुत सारी चीजें अपने यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर यही है, जो मेन चीज है वो लोकल सपोर्ट है। और लोकल सपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनका पहली बात तो मेंटेलिटी पूरा टूट चुका है जी। क्योंकि जो पूरी फंडिंग है वो बाहर से है, और अगर कोई हिंदुस्तान का ही फंडिंग कर दे तो उसको बताया जाता है कि वो भड़का रहा है। वो फंडिंग इसलिए नहीं कर रहे कि कोई भड़का रहा है, वो फंडिंग इसलिए है कि आज मनोबल टूटता है। भी कश्मीर में भी है, वो भी ऐसा नहीं, वो भी एक सज्जन है जिसको बोलते हैं, उसने भी किसी के कहने पे कुछ कदम उठाए हैं कहने के बाद। तो उनकी सोच को बदला जाए वो बहुत मुश्किल है, सोच को बदलना। क्योंकि अगर आज सेना को जैसे आपने बताया कि वहां भेज देते हैं बॉर्डर पे, तो वो पीछे से ही वही एक्टिविटीज बन जाते हैं, वही स्लीप बॉम्बर्स बन जाते हैं जैसे बताया आईडी तलाश के लिए। तो कहने का मतलब जो है मेन चीज जो जनता है वहाँ की कश्मीर की, वही इशू में है। उनको जो सिक्योरिटी मिलती है, जो सिक्योरिटी बाहर से प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको तोड़ना चाहिए। जो अभी प्रहलाद जी ने बोला बहुत बड़ा मेन इशू है, जो मेन इशू है उनकी सोच है। अगर वो थोड़ी सी भी कम हो तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। बिल्कुल, ये जिस तरह की जो सोच की बात है, देखिए आप एक युवा है, आप ने वहां के जो लोग हैं, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी युवाओं से मिला हूं, ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे सभी युवा एक तरफ एक ही दिशा में बहते हैं, लेकिन एक जो माइंडसेट बन चुका है वहां पर जो लोगों का, वो भारत के खिलाफ बन चुका है। वो भारत को पाकिस्तान का जो एक वहां पे जो प्रोपेगेंडा है वो तेजी से काम कर रहा है। एक आपको लगता है कि ये चीज कुछ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन का एक अलग मैटर है, उसके अलावा एक कुछ जो भारत की सरकार करती है कि वहां जाके 370 के तहत विशेष सुविधाएं दे दी जाए, उनके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दी जाए कि नहीं नहीं इससे तो सुधर जाएंगे, क्या ऐसा उनको लगता है आपको कि कहीं भी वो सुधर पाएंगे उस चीज से? अगर आज मैं आपसे ही एक चीज पूछूं कि किसी चीज को किसी को तकलीफ है, किसी आदमी को तकलीफ है और कोई व्यक्ति उसको सही कर रहा है, तो उसके लिए वो सही होगा गलत? सही होगा। तो वही चीज कश्मीर में है। पुराने टाइम, अब ये नहीं क्या था, जो कश्मीर के लोग थे उनको जो ज्यादा दिया है, मतलब पनाह मिली है, वो बाहर से मिली है। अब वही तकलीफ जब उन्होंने कर दी, ये नहीं कि सारे, बहुत से हैं, बहुत से हैं कि बहुत जम्मू में भी आते हैं कश्मीर के लोग, उनका माइंडसेट भी अच्छा है, पढ़े लिखे, बट जिनको ये चीज नहीं मिलती माइंडसेट, जो इस चीज में एक बार घुस जाते हैं वो बाहर नहीं आते। कोई भी व्यक्ति हो जो गलत काम में घुस जाता है उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज वहां पे भी हो चुकी है। अब पत्थर फेंकना उनके लिए ताम बन चुका है कि अगर कोई पान या वो गलत चीज में घुस सके, तो युवा सबसे ज्यादा, जो आप बोलते हैं कि युवा का बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो जब युवा का योगदान इस चीज में बढ़ जाए तो उनके लिए ये चीजें करना बहुत आसान हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कश्मीर का जो मेन इशू है वो पहले सोच और विरोध दोनों से बदला जा सकता है, सिर्फ विरोध से नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। प्रहलाद सिंह जी, देखिए एक युवा होने के नाते जैसे इन्होंने कहा, अलग अलग सबका एक जो बात जब जिस तरह से दिख रही है, चाहे वो रुचि भार्गव जी हो, चाहे सुनीता जी हो, चाहे खचरियावास साहब हो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक दर्द झलक रहा है। आप तो एक फौजी रहे हैं, आपने तो उस बेस पे, उस जगह पे स्थितियां देखी हैं, समझी हैं। किस तरह का माइंडसेट आपने देखा है उन लोगों का पूरी तरह से? क्या भारत को उनको केवल गन के बल पे ही होगा सब कुछ वहां पर, या कुछ और तरीके भी दिखते हैं आपको? उनके अंदर ज्यादातर आदमी ठीक है, ये 15 से 20% लास्टली 15 से 20% आदमी है जो कि मुख्य धारा से बाहर है, और उनको जब तक बाहर वाला उग्रवादी अगर उनका डर है, उसके आधे से ज्यादा उनके डर से काम कर रहे हैं, आधे उनके सह से कर रहे हैं, आधे धार्मिक भावनाओं से कर रहे हैं। उनको करने के लिए डर को डर ही भगा सकता है। तो उन 10-15%, बाकी तो किसी को सेना करती नहीं है, बहुत मदद करती है, स्कूलें चलाती है, मेडिकल कैंप्स लगाती है, सब चीजें करती है वहां पे पूरी कंधों के ऊपर।
जैसे पहाड़ी क्षेत्र से होती है तो कंधों के ऊपर फौजी उठा के प्रेग्नेंट बहन बेटियों को ला करके हॉस्पिटल पहुंचवाते हैं जी। तो वो 15% या 10% है, उनको खाली डर ही एक रास्ता, उनको डर होना चाहिए, इधर से डर है तो इधर से डर है, इधर से डबल डर है, उसका रास्ता यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए ये जो बात आपने कही कि सेना किस तरह काम करती है, इसका उदाहरण, ये बात केवल कहने की नहीं है, लोगों ने टेलीविजन पर, लोगों ने लाइव देखा था कि जब बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, तो किस कदर सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों की मदद कर रहे थे जो कि भारत की खिलाफत करते हैं, जो कि भारत के विरोध में नारेबाजी करते हैं। और हाल ही एक उदाहरण तो मैं आपको दे सकता हूं कि जहां एक कश्मीर में एक प्रेग्नेंट महिला को सेना के जवानों ने, बर्फ वहां जबरदस्त रूप से पड़ी हुई है, जबरदस्त 2-3 फीट बर्फ है वहां पर, उस बर्फ में से निकालकर अपने कंधे पर ले जाकर बड़ी अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज कराया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारी सेना है वो किस तरह केवल लड़ने में ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी बेहद सक्षम है, भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह का एक 15-20 जो भी एक तबका है वहां पर, वो किस कदर उसके मन में विरोधात्मक भावनाएं भर गई हैं। और ये जो घटना की है, जो वहां जो एक लोकल लड़का था वो आतंकवादी उनके गिरोह में शामिल होता है और वो एक हरकत करता है। इस घटना के बाद जो शहीद हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों पर क्या स्थिति बीत रही है, आइए सुनते हैं कि क्या कहना है उनके परिजनों का। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको, इतने सारे और नेता कुछ लोग कुछ नहीं करते लेना लोग कहने में रहते, भाषण देने में। अभी मरने के बाद तो सब आ जाएंगे, वरना जीत से कोई भी नहीं आएगा। अभी यहाँ एक नेता नहीं आएगा ना, मरने के बाद तो सब आते, सब आएंगे भी। मैंने देश के लिए कुर्बानी दी और मैं बड़ा मोदी सरकार से कहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और उन पे एक पाकिस्तान पे बहुत भयंकर हमला करे। और मैं बड़ा होकर अपने पापा के लिए नाम कमाना चाहता हूँ, बड़ा होकर मिलिट्री में जाके उनके होश उड़ाना चाहता हूँ। तो जिस तरह का दुख शहीद के परिजनों को झेलना पड़ रहा है, केवल वही दुख ही नहीं है, इस तरह जो पूरा देश है, आज सभी देशवासियों की आंखों में आंसू हैं और देशवासी इस दर्द को समझ रहे हैं कि हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ है, वो जिस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया आतंकवादियों द्वारा, हम अपने शहीद के जो परिजन हैं, उनके परिवार हैं, उनके साथ हैं सभी देशवासी। जिस तरह का सोशल मीडिया हो, चाहे जो न्यूज चैनल है, सभी तरफ लग रहा है कि आज पूरा देश एकजुट है और देश चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान दोबारा, वो आतंकवादी जो कि भारत को निस्तेनाबूद करना चाहते हैं, भारत को कहीं अस्थिर करना चाहते हैं, वो दोबारा से ये कार्रवाई नहीं कर सके। सुनीता जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब हम देखते हैं किसी शहीद के परिजन को, तो वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहां उस स्थितियों को केवल एक वो उस चीज को झेल रहे होते हैं। अब ये जो स्थितियां बनी है, आपने जो बात कही थी कि कोई ऐसी स्थितियां पैदा की जाए कि हमारे जवान शहीद नहीं हो, कम से कम शहीद हो, क्योंकि जो भारत की अस्थिरता लाना चाहते हैं, जो भारत में जो देश, आप समझ रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। पाकिस्तान, चाइना, कहीं ना कहीं से हमें डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे अभी हम बात करते हैं कि उरी में हुआ, उसके बाद में हमने बदला लिया, अब ये हुआ, तो हम किसी भी लंबे होने का इंतजार क्यों करते हैं कि 40 शहीद होंगे तो हम बदला लेंगे, 20 शहीद होंगे तो हम बदला लेंगे। उस उरी और इस कांड के बीच में, पुलवामा कांड के बीच में कितने शहीद हो रहे हैं, रोज आप अखबारों में पढ़ेंगे 1-2 आते हैं। तो ये नंबर उन 40 से कहीं ज्यादा है जो बीच में पूरे पिछले उरी और इस पुलवामा कांड के बीच में हुए हैं। तो हम लोग ये चीज इंतजार क्यों कर रहे हैं कि हम एक्शन का रिएक्शन तब देंगे, हम पहले ही क्यों नहीं ये चीज करें जिससे से वो करते हैं, हम पहले ही क्यों नहीं आगे बढ़ के खड़े रहे कि अब तुम वार करके देखो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम इस चीज के लिए हम ये चाहते हैं कि हम बताए नहीं साहब, हमारा तो भारत बहुत सहिष्णु देश है, हम नहीं वार करेंगे, क्योंकि अमित की हमेशा डायरी में मैंने पढ़ा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें खुले हाथ नहीं दिए जा रहे हैं कि हम वो फायर करते हैं, हम जवाब देते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ हम सजग हैं। लेकिन
हमें फ्री हैंड अगर दिया जाए, हम जब जीडी बख्शी साहब को सुने या किसी और रिटायर्ड पर्सन को सुने, सबकी आंखों में अंगारे से भी कहते हैं एक बार फौज को आप खुली छूट देके देखो, हम पाकिस्तान को पूरा हम नक्शे से मिटा देंगे। मैं ये नहीं कहती नक्शे से मिटाने की बात कि वो बात जो है कि हम नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन ये है कि हम उनको ये बता देंगे कि हम में भी ताकत है। हम भारत की फौज नंबर 1 फौज कहलाई। जब कारगिल में इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, उसमें ऐसे ऐसे टेरेंस थे, क्योंकि मैंने खुद ने कारगिल द्रास सारा विजिट किया है, ऐसे ऐसे टेरेंस थे कि आदमी का वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसमें उन्होंने लड़ लिया। अमेरिका तक ने तारीफ करी कि इस हालात में लड़ना कि जब आपका दुश्मन आपके सिर पे है और आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो एक बहुत विषम परिस्थिति है। उसके बावजूद भी हमने कारगिल जीता है। तो वही चीज है कि हम अपनी सेना को, सरकार कम क्यों आंक रही है, सरकार कोई सी भी सरकार हो, वो उसको खुली छूट क्यों नहीं दे रही है। तो हम उनको खुली छूट देंगे तो ये सारे काम होंगे और ये चीजें हमें रोकना पड़ेगा। नहीं तो रोज आप ये अभी पुलवामा हुआ है, फिर हम शांत बैठ जाएंगे, मालूम पड़ा कि आज के 4 साल बाद में फिर कोई नया होगा जिसमें 40 गए, 50 गए, 60 गए। इस बीच में जो जितने जा रहे हैं हम उसको विराम क्यों नहीं लगाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात है कि क्यों हम इस तरह की स्थितियां पैदा कर दें, क्यों कि जो हमारे शहीद हैं, हमारे जवान हैं, वो उनको उनकी जान नहीं जाए। वो लगातार पाकिस्तान जो है इस तरह से हम उसको जवाब दें कि वो हिम्मत ही ना कर सके हमारी तरफ वापस आने की। वही है कि वो हम ऐसा कुछ करें ना कि वो एक बार करने से पहले सोचे कि हाँ मैं अगर अपना दस्ता वहां भेजता हूँ इंडिया में, तो वहां के भारत के जो वीर सैनिक हैं वो कितने सजग हैं कि वो उसको एंटर होने से पहले ही वहां खत्म कर दें। जी ये हेमराज जी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकली मैं इसको नहीं देख रहा हूं ज्यादा कि सरकार आपकी है, लेकिन कोई भी सरकार हो, अब इस तरह की नीति आप लोगों को इस तरह की नीति इस तरफ देखना पड़ेगा। अब नीति आपने बना दी, आपने घोषणा भी कर दी, आप प्रधानमंत्री ने कह भी दिया, लेकिन अब इससे ये नहीं कि अब इसमें ढील दी जाए किसी प्रकार की, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। देखिए, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश गमगीन स्थिति में है। ये कोई राजनीतिक विषय न था और न होगा। भारत में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जी भाजपा शासित केंद्र की सरकार ने हमेशा ये कहा है कि सुरक्षा के विषय पर हमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। बीच में एक विषय आपने टीवी चैनलों पे भी देखा कि एक विषय आया था कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार ने कुछ एक लोगों पर निगरानी रखने के लिए कुछ एक एजेंसियों को डोमिनेट किया था। उस पर भी कई राजनीतिक दलों ने प्रश्न चिन्ह किए थे, लेकिन देश की सरकार ने कहा कि सुरक्षा के विषय पर, सुरक्षा के विषय पर देश लगाए जाते हैं। आप प्रश्न चिन्हों को देखेंगे या देश की सुरक्षा को देखेंगे? आप डिसीजन लीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश की सुरक्षा के विषय में किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और आज जो देश की फौज है, आज हम चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें, चाहे देश की सेना को सुविधाओं की बात करें, निरंतर देश की सेना की सुविधाएं बढ़ रही हैं। चाहे हम देश की सेना के जैकेट बुलेट प्रूफ बन रहे हैं उसकी बात करें, या अन्य कोई भी सुविधा की दृष्टि से हम बात करें, तो जैसा आप कमांडो साहब भी बैठे हैं, आप सब समझते हैं, आरपीएस आप शेखावत साहब भी बैठे हैं, आप भी समझते हैं कि देश की सुरक्षा के विषय में सरकार चिंतित है। और प्रत्येक दिन प्रत्येक कोई ना कोई देश की सेना किस प्रकार सुरक्षित रहे, इस पर एनालिसिस किया जा रहा है, इस पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और निश्चित तौर पर देश के शहीदों के साथ, देश के जवानों के साथ सरकार ही नहीं, पूरा देश खड़ा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा शासित सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सेना के साथ मैं खड़ा हुआ हूं। प्रत्येक राजनीतिक दल खड़ा हुआ है। आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सब देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर आगामी कुछ ही समय में पाकिस्तान को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं, अब हम एक सिर और 10 सिर की बात नहीं करेंगे, नेस्तनाबूत कर देंगे पाकिस्तान को। ऐसी स्थिति आने वाली है जिसका परिणाम आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। प्रहलाद सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा सवाल आपसे है, चूंकि भारत जो है आमने सामने की लड़ाई में, भारत की जो सेना है उसको अनुभव है, आमने सामने की लड़ाई का लंबा अनुभव है, किसी से कमतर नहीं है। जिस तरह की जो स्थितियां हैं, क्या केवल क्योंकि चूंकि आप देख रहे हैं कि जो शस्त्र हैं, जो बात की जाती है कि परमाणु हथियार बना चुके हैं, पाकिस्तान के पास भी, हमारे पास भी है, इसको विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये तो विनाश, लेकिन कुछ इस तरह का कोशिश की जा सकती है सेना के द्वारा जो कि जिससे कि पाकिस्तान को एक बड़ा तमाचा लग सके। इसके अंदर सबसे पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक दोनों तरफ करनी पड़ेगी, पहले अंदर फिर बाहर।
फिर बाहर, पहले अंदर वाली करो, उसके बाद में बाहर करो। इनका सबसे अच्छा इलाज, और बार बार करो, वेट मत करो, नहीं करे तब भी करो जी, अपने आप डरने लग जाएगा। क्योंकि सेना तैयार है, सेना को हथियार भी है, फिलहाल अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छे हथियार है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, जवानों को ट्रेनिंग आले दर्जे की है, सब चीजें, मोरल बहुत ऊपर है। कह रहे हैं ना मोरल गिर गया, ये जैसे जवान शहीद हुए, दुख जरूर हुआ, लेकिन मोरल सातवां आसमान पर था, है और रहेगा। चाहे ऐसी कैसी भी गतिविधियां आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए। बिल्कुल, भारतीय सेना कभी किसी से कम नहीं रही है, और जिस तरह से भारतीय सेना ने इतिहास अगर हम उठा के देख लें, तो जिस तरह से जो भारतीय जवानों ने अपनी जो वीरता का परिचय दिया है, उसके तो हमेशा से किस्से रहे हैं, इतिहास में दर्ज हैं वो किस्से। आप कुछ सुशील आसुबा जी, जिस तरह से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक मोरल डाउन की जो बात आती है सेना का, ये बीच में काफी उठा ये मुद्दा कि भाई देखिए सेना का मोरल डाउन हो रहा है, और राजनीतिक दलों ने भी ये बात कही। देखिए, सेना के साथ तो पूरा देश है, उस बारे में तो मोरल डाउन करने का प्रश्न नहीं है। हमारे सैनिक तो वैसे ही सिविलियंस की रक्षा के लिए आ जाते हैं जब जब जरूरत पड़ती है, जी, इसलिए उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारी तो पार्टी ने आज हमारे एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन का शुरू हुआ है, सारे अभी मुझे ये फीडबैक मिल रहा था, सब जगह सुबह कार्यक्रम शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया, हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी और सब जगह। हाँ, ये बात जरूर है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी सेना को खुली छूट दी है, और झांसी के अंदर उनके एक राजनीतिक रैली थी, ये मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो आज वो करते या नहीं करते, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं उन पर छोड़ता हूं, क्योंकि वो उनका विवेक है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मजबूत भी हैं, पर उस रैली से उन्होंने सेना को खुली छूट दी है। हमने आज कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं की, क्योंकि हमारे मन में बहुत पीड़ा है। हम समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, उसका भारत को चौतरफा, उस खाली MFN से भी कुछ होने वाला है नहीं। MFN भी, क्योंकि MFN भी मैं देख रहा था 3-4 हजार करोड़ रुपए का मात्र इंपोर्ट होता है, हम एक्सचेंज ड्यूटी बढ़ा भी देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, उससे उनकी भी हजारों करोड़ की इकोनॉमी है, पर ठीक है, उनको एक मैसेज जा रहा है। और WTO के अंतर्गत वो हुआ था 96 में, तो WTO की भी मैसेज जाएगा UNO को कि भाई इस तरह अगर सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने ये कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से WTO का जो गेट के जो समझौते हैं वो ऐसे हर देश में टूटने लगेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसको एक चोट पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से UNO भी उसका संज्ञान लेगा। लेट अस होप कि भाई पाकिस्तान को फिर भी समझ में आए, क्योंकि अब आज हम उत्तेजना में कहें कि ये हो वो हो, तो किसी भी देश के साथ किस प्रकार की एक छूट सेना को दी है, तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, ये हमारा विषय भी नहीं है। वो दिल्ली में जो हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, और जब तक वो हैं, जो लोग भी हैं, उनके ऊपर यह कि वो सही निर्णय लें कि किस समय किस प्रकार की चीज करनी है। ये बात खेमराज जी ने 1 के 10 सिर की जो बात कही, मैं तो आपसे कहता हूं कि हमारे तो 42 प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आप 42 से प्रत्यक्ष दिखा दो हमारे को, इतनी मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान केवल MFN का दर्जा वापस लेने से या किसी और तरीके से पाकिस्तान की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ही आतंकवाद की बन चुकी है। उसको भारत को उसमें आतंकवादी भेजने हैं, तैयार करने हैं उनको। भारत को जिस तरह से वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार जिनका रहा है, वो इतिहास सबको पता है कि जब से पाकिस्तान बना, भारत आजादी के बाद जब भारत जो विभाजन हुआ उसमें, उसके बाद से ही ये जो रवैया रहा है पाकिस्तान का। सूरज जी, जिस एक क्योंकि आप कश्मीर, आपने जैसे कहा कि आप कश्मीर का आपने वो हिस्से भी देखे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां तो है ही दुर्गम वहां पर, लेकिन ये वहां के जो स्थितियां हैं लोगों में, वो कहीं ना कहीं वो भारत के साथ वो जुड़ाव की बात नहीं कर पाते हैं। मैंने काफी लोग देखे, जैसे बात करें तो भारत के साथ वो जुड़ाव की बात नहीं करते हैं। सुधांशु जी, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको हम सारी सुविधाएं भी मुहैया कराते हैं। नहीं जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, लेकिन वो लोग केवल मुट्ठी भर है जो केवल ट्विटर पे, फेसबुक पे या ऐसी जो है हरकतें करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूं वो ये कि घाटी में ये जो अलगाववादी संगठन है, ये आए दिन कॉल करते हैं हड़ताल का, और उसका परिणाम है कि वहां की स्कूलें 150-200 दिन तो बंद रहती है। तो वहां के जो बच्चे हैं उनको तालीम बढ़िया नहीं मिल पाती है, तो वो जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारे देश के बारे में, हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, हमारे देश के भौगोलिक स्थितियों के बारे में,
हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो वे लोग, वे जो अनपढ़ और इस तरह के जो लोग हैं, बरगलाए हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वो वास्तव में ये जान ही नहीं पा रहे कि हमारा देश भारत है या पाकिस्तान है, या हम खाएंगे क्या कल को। तो ये वे तमाम जो अलगाववादी लोग हैं उन पर नियंत्रण की आवश्यकता है, और जो पिछले दिनों एनआईए ने किया वैसे करना चाहिए, उन पर लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि उनके आप देखिए बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लंदन, इंग्लैंड, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, और ये जो कश्मीर के लड़के हैं इनको बरगला रहे हैं, इनको पढ़ने नहीं दे रहे, स्कूलों में हड़ताल रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। कश्मीर में गया हूं, लेकिन वहां का जो दुकानदार है, लेकिन आपको नहीं लगता है बहुत सारे इलाकों में हिंदुस्तान के कश्मीरी जो बच्चे हैं वो पढ़ने भी आ रहे हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं और हमारे खिलाफ बात भी करते हैं, और फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते हैं। वो देशद्रोह, वो सीधा सीधा देशद्रोह है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम छोड़ करके उनको उत्साह बढ़ा रहे हैं, और जेएनयू के अंदर जिस तरह के नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और कुछ एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिशियन वहां जाकर उनके समर्थन में खड़े होते केवल वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ में जाते रहेंगे, तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। तो आज इस तरीके से देश खड़ा हुआ पूरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सड़क से संसद तक, इस तरह का जो माहौल जोश है बाहर मैंने देखा है जयपुर की सड़कों के ऊपर, आज रिले निकल रहे हैं। आज एक स्वयं कॉल के ऊपर पूरे जयपुर शहर के हजारों युवा जो है वो जयपुर की सड़कों पे सी स्कीम की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे रेले के रेले आ रहे हैं। तो इस तरह की जो भावना होगी तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन नेता है उन पर भी दबाव बढ़ेगा, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, उन सब पे सामाजिक दबाव बनेगा, और उसका परिणाम होगा कि उनको सोचना पड़ेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बिन बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, आज सरकार ये कर रही है हम उसका विरोध करते हैं, तो उनके मानवाधिकार हैं, लेकिन सेना के जो लोग हैं उनके मानवाधिकार नहीं है, ऐसी बातें जब हम देश से उठ करके जाएगी तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को मौका मिलता है। और आदमी ये घटनाएं कर रहे हैं, कोई मशीनें रोबोट नहीं कर रही है, तो तमाम इन पे नियंत्रण भी होगा, और सुरक्षा जो एजेंसी हमारी है उनका मनोबल बढ़ेगा जब देश उनके साथ में खड़ा होगा। जी राजेंद्र सिंह जी, जब आप बात कर रहे थे, आपने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर बात करी, खासतौर पर हमारे जो जवान हैं उनको हम उस तरह उनके परिवारों को महसूस करा सकें कि हम आपके साथ हैं, केवल बातें में ही नहीं, उनके आर्थिक, क्योंकि देखिए आर्थिक जरूरतें होती हैं, परिवार चलाना होता है, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है, और वो हर मोर्चे पर सरकार खड़ी दिखाई दे। ये प्रश्न अभी नहीं उठा है, ये प्रश्न बहुत लंबे समय से उठ रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये हम यहां बैठ के उठा रहे हैं, सेना के जवान तक भी इस बारे में बात करते हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही। ये देखो बात आप क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैं अभी टीवी पे भी देख रहा था कि अभी राजस्थान की सरकार ने सीआरपीएफ के जो जवान हैं 42, उनमें से जो राजस्थान के हैं उनको 25-25 लाख रुपए का शायद मुआवजा घोषित किया है। ये क्या बात है? आप पूरे देश की एक पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल, उसमें ये पूरा देश का जवान है, हमारा कोई बिहार, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, ऐसा नहीं है। पूरे देश की एक पॉलिसी होनी चाहिए इस मामले में। उनको एक पूरी उनकी जो आर्थिक समस्या है उनका आकलन होना चाहिए, और उनके जो उस आकलन के बाद इस तरह का निश्चित होना चाहिए कि पूरे देश के जवान है। मैं तो कहता हूं इसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी, मतलब जवान से लेकर टॉप मोस्ट जनरल तक का पैकेज एक होना चाहिए। ये नहीं इसमें आप डिफरेंट अलग अलग उनकी रैंक्स के हिसाब से अलग अलग करो। जो आवश्यकता है तो सब परिवारों की एक जैसी है, सबकी भूमिका एक जैसी रही है। जो शहीद हुए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो उसमें डिफरेंस क्यों, उनमें आपस में डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? तो ये सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अलग अलग राज्य जो इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो ये लो साहब 25 दे दिए, हम उनके यहाँ 30 दे दिए, हमने तो साहब 50 दे दिए, भाई ये क्या बात है इसमें? और उसमें एक स्पेसिफिक पॉलिसी बननी चाहिए कि हम ये इनको सुविधाएं देंगे, उनके बच्चे उनको ये सुविधाएं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समय की आवश्यकता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी, जो वहाँ की पुलिस, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो फोर्सेज हैं वो महसूस कर रही है, वो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या होता है कि जरा भी विरोध आता है ना तो वो अपने बैक फुट पे आ जाती है। ये बैक फुट पे नहीं आना चाहिए। आप अगर जब तक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होगी तब तक हमारा नीचे का जवान मनोबल से काम नहीं करेगा। कई इंसिडेंट्स हुई, जैसे गोगई की इंसिडेंट हुई, जब पत्थरबाज हमारी सेना के लोगों को पत्थरों से मार रहे थे तो मेजर गोगई के दिमाग में आया कि यहां से निकले कैसे, बचे कैसे। अगर हम गोली चलाएंगे तो वहां जनता के लोग मरेंगे, उसमें हो सकता है निर्दोष भी मर जाए, बेगुनाह भी मर जाए। उन्होंने उन लोगों की जान बचाने के लिए
मेजर गोगोई ने एक जीप के आगे किसी को बैठा के और उसको बांध किया और अपने सब लोगों की जान बचा दी। मैं कहता हूं वो बड़ा समझदारी पूर्वक कार्य था, विवेकपूर्ण कार्य था, परिस्थिति के अनुसार कार्य था, पर उसमें जब भी विरोध हुआ और हमारी सरकार बैकफुट पे आ गई और उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, तो वो इंक्वायरी एक आदमी के खिलाफ हुई पर उसका मैसेज पूरी सेना में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। इसी तरह से अब आप देखिए, देखो फायरिंग होती है, फायरिंग आपने अगर गोली चलाई, गोली चली तो कहीं ना कहीं लगेगी, मान लो किसी सिविलियन के भी लग गई, तो कम से कम इस तरह का वो कोई वहां मारने के लिए थोड़ी गए, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के वहां किसी की हत्या करने नहीं गए। जी मेरे पास समय कम है, मैं सबसे एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं सूरज जी से शुरुआत करूंगा कि जो ये घटना हुई है बड़ी दर्दनाक दुखद घटना है। एक देशवासी के तौर पर मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहता हूं सबसे जल्दी। देखिए, एक स्वर के अंदर पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, सेना का समर्थन करना चाहिए और तमाम वे लोग जो देश की सेनाओं के रास्ते में आते हैं, आतंकवादियों की ढाल बनते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए, उनके खिलाफ सब लोगों को बोलना चाहिए, स्वर बुलंद करना चाहिए। हम देशवासियों से मेरी सबसे यही अपील है कि हम किसी हादसे का होने का इंतजार ना करें। हम फौजियों के साथ में और जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के, चाहे वो बीएसएफ के हों, चाहे सीआईएसएफ के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, हमें उनके साथ में हर कदम पर, जब वो वहां पे सेना पे बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, तो हम उनके पीछे रहे परिवारों की देखभाल भी करें ताकि वो वहां पे चैन से लड़ सके और हिम्मत से लड़ सके। बिल्कुल। हेमचंद जी, आप आज इस घटना को लेकर संपूर्ण देश, पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है, संपूर्ण देश सेना के साथ खड़ा हुआ है। भाजपा शासित केंद्र की सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और आगे भी लेगी। सेना के सम्मान में कोई समझौता नहीं होगा। सेना की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के विषय पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। आप अपनी जल्दी, एक यूथ है आप, जल्दी अपनी बस यही कहना चाहेंगे, कभी भी कोई भी अटैक हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से अपना पूरा देश बैकफुट पे ना जाए। ठीक। हम प्रहलाद सिंह जी, मेरा पूरे देशवासियों से, सरकार से निवेदन है कि जो शहीद हुए हैं ना, उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो 25 लाख का पैकेज दिया है, कुछ भी नहीं है, 2 कमरे नहीं बनते अच्छी तरीके से, तो इसको बढ़ाया जाए जिससे कि उनका परिवार पीछे से परेशान और दुखी ना हो कि हमारा आदमी चला गया। जी खाचरियावास साहब, ऐसा है कि इस तरह की जब भी घटनाएं होती है, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया जाए। ये जैसे ही घटना होती है उसके दूसरे दिन मीटिंग बुलाते हैं, ये तो फिक्स रहे कि अगर इस तरह की घटना हो जाएगी तो आपको ये कदम उठाने हैं, ये निर्णय करने हैं आपको। उसमें बार बार क्या निर्णय लोगे आप? एक पॉलिसी बनाइए कि अगर हमारे देश में अगर इस तरह की घटना होती है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, सेना पे, पुलिस पे अगर इस तरह के हमले होते हैं तो हमारे को ये कार्रवाई करनी है। उनको आप क्लियर डायरेक्शन हमेशा देके रखिए, बार बार ही मीटिंगों की क्या आवश्यकता है? आसोबा जी, आप भी पुलिस के हैं और सेना की बात हो रही है। एक राजीव त्यागी हैं, बहुत ही रिनाउंड विंग कमांडर, जिन्होंने 2 युद्धों में हवाई जहाज चलाए हैं। ये इनका एक फेसबुक स्टेटस है, द फैक्ट दैट आवर पीएम चोज टू इग्नोर ए मेजर टेररिस्ट अटैक एंड फ्लैग्ड ऑफ द वंदे मातरम एक्सप्रेस। इनकी ये भावना है कि आज प्रधानमंत्री को वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम स्थगित करना चाहिए था। इसमें राजनीति नहीं है, शायद लोगों की भावना इस रूप में हो रही है। नहीं, पर सवाल ये है कि आज जब देश उनको मॉर्न कर रहा है, हम सब उनके मॉर्निंग में साथ हैं। और जिस प्रकार सबसे आज तक इतिहास में जिस तरह के हमले हुए हैं, उनसे संगीन हमला इसलिए है कि हम उन लोगों के शव उनको सौंप नहीं पा रहे हैं। आज स्थिति है। रुचि भार्गव जी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी कि अभी आपके बात कहने से पहले मैं ये कहना चाह रही थी कि ये वो जो भी इतना गमजदा माहौल है, उसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि सब एक स्वर में बात कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। तो जो भी अथॉरिटीज हैं, जो सरकार में हैं, उनको इस बात का फायदा उठाकर उन पॉलिसीज को लागू करना चाहिए जहां पर हम एक मत नहीं होते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सुरक्षा प्रोसीजर्स हैं और जो भी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो आपको सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं, उनको वायलेट ना करें, जान पहचान निकालकर या अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उनका सहयोग करें, तभी ये सुरक्षा बनी रहेगी। तो जिस तरह से ये जो घटना हुई है, ये जो एक चोट भारत के दिल पर की गई है, भारत के जवानों के जो शहादत है, ये बेकार नहीं जाएगी। भारत हमेशा से शांति पसंद देश रहा, लेकिन अगर कोई भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, अगर भारत को, हमारे जवानों को शहीद करेगा जिस तरह से आक्रमण करके, उसका बदला जरूर लिया जाएगा।
सवाल कई हैं, इसके पीछे कई सवाल हैं कि आखिर किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, किस तरह से पॉलिटिकल विल को पनपाया जाए, लोग एक साथ जुड़ सकें, कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो कैसे दूर हों। बहुत सारे सवाल हैं। धीरे धीरे इन सवालों का किस तरह का हल निकलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल विल की जरूरत है, यहां पर लोगों की जुड़ने की जरूरत है, और खासतौर पर अब देश मांग कर रहा है कि इस जो शहादत है इसका बदला लिया जाए, इसको पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, उसके चेहरे पर वो तमाचा जड़ा जाए कि उसको समझ में आ जाए कि भारत के साथ अगर इस तरह की हरकत की गई तो इसका करारा जवाब मिलेगा। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।